हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम परिवहन पढ़ रहे हैं। परिवहन का जो तीसरा पॉइंट है वो नौ परिवहन और वायु परिवहन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नौ परिवहन और वायु परिवहन। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा चैनल नया है, छोटा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को आगे ले चलने में मदद करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नौ परिवहन और वायु परिवहन से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, पोतवाहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियाँ शामिल है। समुद्री क्षेत्र में कौन कौन सा प्रणाली आ जाता है? बंदरगाह बनते हैं, वहाँ पर शिप वगैरह रोकी जाती, पोत परिवहन बनता है, समुद्री जहाज निर्माण होता है, समुद्री जहाज का निर्माण किया जाता है, पोत का निर्माण किया जाता है, समुद्री जहाज की वहाँ पर मरम्मत होती है और अंतर्देशीय जल प्रणाली भी शामिल होता है। देश के अंदर जल को ले जाना भी ये प्रणाली शामिल होता है। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। कैसा है? एक लंबे समुद्र तट वाला देश है भारत। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्री तटों पर 12 बड़े प्रमुख एवं लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं। तो बड़े बंदरगाह कितने हैं? 12 हैं और छोटे 205 बंदरगाह हैं पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट पर। समुद्री परिवहन के माध्यम से मात्रा के अनुसार देश का लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 68% व्यापार किया जाता है। मूल्य के अकॉर्डिंग 68% व्यापार किया जाता है समुद्री परिवहन से, और देश का लगभग प्रतिशत की बात की जाए तो 95% व्यापार समुद्री परिवहन से होता है। भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के सहारे फैला लगभग 7517 किलोमीटर लंबा तट है। तो भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के सहारे, भारत की जो मुख्य भूमि है वो, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, इन सभी द्वीपों को मिलाकर के देखा जाए तो भारत की जो लंबाई तट है, तट की लंबाई है वो 7517 किलोमीटर है। इस तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए जान लेते हैं उन 12 प्रमुख बंदरगाह के नाम। पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंदरगाह कोलकाता में है। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तमिलनाडु में है। वीओ चिदम्बरनार तुतिकोरिन, ये तमिलनाडु में है। कोचीन केरल में है। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। मार्मुगांव केरल में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नहावा सोवा जिसको कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। कामराज और इंदौर में है। और कांडला दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया है। तो 13वां बंदरगाह कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वधावन में, जो कि दहानू के पास में है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग कितना है? 65,544.54 करोड़ रुपए है इस बंदरगाह को बनाने के लिए। 13वां बंदरगाह कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में वधावन में बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से बंदरगाह कहाँ पर है। इसको देखिए, मैप में देख लेते हैं। पहला देखो, कांडला दीनदयाल पोर्ट दिया गया है। ये कहाँ? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में है। वेरावल बंदरगाह भी गुजरात में है। सूरत भी गुजरात में है। दमन कहाँ? दमन एवं दीप में है। बसीन मुंबई जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको नहावा सोवा कहा जाता है। रत्नागिरी, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मार्मुगांव कहाँ है? गोवा में है। कारवाड़, भटकल, न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक में है। कालीकट केरल में है। कोचीन केरल में है। एलेपी बंदरगाह केरल में है। तुतिकोरिन जिसको बीओ चिदम्बरनार कहा जाता है, तमिलनाडु में है। नागपट्टनम, कराईकल और एन्नौर कामराजार, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, ये कहाँ पर है? विशाखा आंध्र प्रदेश में है।
पुरी और पारादीप कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। हल्दिया और कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो फ्रेंड्स, पोर्ट कहाँ पर रहेंगे? बंदरगाह कहाँ पर बनाए जाएंगे? समुद्र के तट के किनारे ही बंदरगाह बनाए जाएंगे। स्थल में बीच में तो बनाया नहीं जाएगा, इसलिए कि वो कहाँ चलते हैं? पानी में चलने वाले यान होते हैं, और वो रुकेंगे कहाँ? किनारे पर ही। तो कोलकाता बंदरगाह देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। नदी क्षेत्र पर यह बंदरगाह बनाया गया है कोलकाता में, जो कि भारत का इकलौता ऐसा बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों सहित 2 बंदरगाह विहीन देश नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है। तो एक देश है नेपाल और एक देश है भूटान। इन देशों के पास क्या है? बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह विहीन देश है। इन दोनों देशों को क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह के 2 डॉक सिस्टम हैं। हुगली नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में केडीएस कहा जाता है, और पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स है। तो जो कोलकाता बंदरगाह है उसके 2 डॉक सिस्टम है, हुगली नदी पर है, जो कि ये कोलकाता बंदरगाह नदी पर बना है। भारत का इकलौता बंदरगाह है जो नदी पर बना है। तो इसका पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम है और पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर महानदी के संगम के पास वर्ष 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर क्या किए थे? महानदी बहती है उड़ीसा से, महानदी का जो संगम है उसके पास 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया। एक बंदरगाह बनवाया, उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह, और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। यह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया था। आज भारत आज़ाद होने के बाद पहला बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर बनाया गया था, और जो कोलकाता बंदरगाह है वो नदी पर बनाया गया था। और ये बंदरगाह कहाँ बनाया गया था? बंगाल की खाड़ी पर पूर्वी तट पर बनाया गया था। पूर्वी तट या स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया पहला महापत्तन था। पारादीप बंदरगाह पर 60,000 DWT वाले जलयान आ सकते हैं। कितना? 60,000। इस बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। जो कोलकाता और विशाखापत्तनम बहुत तेजी से चलते थे, तो उनकी भीड़ या उनका भार कम करने के लिए ये बंदरगाह बनाया गया पारादीप। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जो उड़ीसा के लौह अयस्क हैं यहाँ से जापान को भेज दिया जाता है। बंदरगाह में भारत में मई 1974 में न्यू मंगलोर बंदरगाह को नौवें प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया था। 1974 में न्यू मंगलोर बंदरगाह को, और औपचारिक रूप से वर्ष 1975 में इसका उद्घाटन कर दिया गया। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत का 9वां प्रमुख बंदरगाह है। यह सभी मौसमों में कार्यरत एक कृत्रिम पत्तन है। सभी मौसम में ये कार्य इस बंदरगाह पर चलता रहता है, और ये कैसा है? कृत्रिम पत्तन है। यह मंगलूर में मनम्बूर में एक लेगून पर अवस्थित है। मंगलुरु में एक जगह है मनम्बूर, उसी मनम्बूर में एक ये लेगून झील जो होती है, उसी लेगून पर ये बना हुआ है। कोचीन का आधुनिक बंदरगाह सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों के उपरांत 1920 से 40 की अवधि के दौरान इसको विकसित किया गया था। जो कोचीन बंदरगाह केरल में है, किसके प्रयास से किया गया था? सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के प्रयास से 1920 से 1940 के दौरान पर इसको विकसित किया गया था। कोचीन पत्तन विलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोचीन कहाँ पर है? केरल में है। ये किस द्वीप पर है? तो ये विलिंगटन द्वीप पर स्थित है, जो कि केरल में है। तो विलिंगटन द्वीप पर है। वर्ष 1930 से 31 में इस बंदरगाह को औपचारिक रूप से 30 फीट ड्राफ्ट वाले जहाज़ों के लिए खोला गया था। जो 30 फीट ड्राफ्ट वाले जहाज हैं वो कोचीन बंदरगाह पर आएंगी। 1930-31 में खोल दिया गया, जहाज़ों के लिए खोला गया। केरल राज्य में स्थित इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक गैस टर्मिनल पाया जाता है, जिसको LNG कहा जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस
इस बंदरगाह पर पाया जाता है। इसकी ये प्रमुख विशेषता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नहावा सेवा पत्तन भी कहा जाता है, 1980 के मध्य में इसको निर्मित किया गया था और 1989 से प्रयोग में आने लगा था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनरों के रखरखाव वाले बंदरगाह के रूप में पहचान बनाई है। तो ये इंटरनेशनल या विश्व भर में पहचान बनाई है कंटेनरों के रखरखाव के मामले में। तो ये पॉइंट याद रखना है। यह एक 12 मासी ज्वारीय पत्तन है। ये ज्वारीय यहाँ पर 12 महीने ज्वार आता है। तो ये 12 मासी ज्वारीय पत्तन है। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो नहावा सोवा या जवाहर बंदरगाह भी मुंबई में है और एक बंदरगाह और है जिसका नाम ही मुंबई बंदरगाह है। तो उसके दबाव या उसकी जो है इतना बिजिएस्ट होने के को कम करने के लिए बनाया गया है जवाहर बंदरगाह। यह बंदरगाह भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे नई पहल द्वारा बंदरगाह विकास में पथ प्रदर्शन रखता है। यह बंदरगाह कैसा है, जैसे भारत में कोई निजी क्षेत्र से बनाना चाहता है बंदरगाह, तो उसको बनाने के लिए या उसको विकास करने के लिए पथ प्रदर्शक करता है जवाहर बंदरगाह। यह एलिफेंटा द्वीप के निकट मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित है। तो कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप के निकट जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर पूर्वी दिशा में जवाहर बंदरगाह को बनाया गया है। तो ये याद रखना है। मुंबई बंदरगाह पूर्ण रूप से एकीकृत बहुप्रयोजन बंदरगाह है। प्रयोजन बंदरगाह है जहां कंटेनर, शुष्क, तरल एवं अन्य बड़ी मात्रा में थोक कार्गो की आवाजाही होती है। थोक कार्गो की आवाजाही होती है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक गहरा जल पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो जो मुंबई बंदरगाह है ये पश्चिमी तट पर है और मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर है जवाहर बंदरगाह। तो जो मुंबई बंदरगाह है ये प्राकृतिक और गहरा जल पोताश्रय है और ये देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो देश का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर है। ये प्राकृतिक गहरा जल पोताश्रय है। यह कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। सबसे बड़ा की बात की जाए तो मुंबई पत्तन है और पुराना की बात किया जाए तो कोलकाता पत्तन सबसे पुराना है महापत्तन। उसके बाद दूसरा मुंबई पर आता है। मुंबई बंदरगाह पर 3 नौका घाट है। कितने नौका घाट है मुंबई बंदरगाह पर? तो 3 नौका घाट है। नाव को खड़ा करने का घाट 3 है। इनका नाम क्या है? प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट। पहले घाट का नाम प्रिंस है, दूसरे का विक्टोरिया है, तीसरे का इंदिरा घाट है। तो देखो इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा घाट रखा गया है। विक्टोरिया रानी इसको कह लो, इंदिरा गांधी को प्रिंस कह लो। तो ऐसे याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे पुराना 1880 से ईस्वी से प्रयोग में लाया जाने वाला प्रिंस घाट है। तो सबसे पुराना कौन सा है? प्रिंस घाट है जो अर्ध ज्वारीय आधे समय पर ज्वार आता है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर भुज, गुजरात से लगभग 48 किलोमीटर दूर पर गुजरात में स्थित है। तो भुज कहाँ पर है? गुजरात में है। तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर, मतलब कच्छ की खाड़ी के ऊपर भुज एक स्थान है गुजरात में। वहाँ पर क्या है ये? वहाँ से 48 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। कांडला एक ज्वारीय और प्राकृतिक पत्तन है। ज्वारीय भी यहाँ पर आता है, प्राकृतिक नेचुरल भी बंदरगाह है। इसकी गहराई लगभग 10 मीटर है। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। प्रमुख आयातक बंदरगाह है। दूसरे देश से जो सामान आते हैं वो ज़्यादातर कांडला बंदरगाह गुजरात में ही आता है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह का यातायात हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान है। हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान 16.2% रहा है। इसके बाद पारादीप है जो कि उड़ीसा में है, 15%। उसके बाद जवाहर नेहरू बंदरगाह है जो मुंबई में है, उसका योगदान रहता है। अब मार्मुगांव पत्तन की बात कर लेते हैं। यह जुआरी नदी पर है, गोवा में बना है। जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के मुंह पर ये गोवा राज्य में बना है मार्मुगांव पत्तन। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। एक सेकेंड, हाँ सही है। निर्यात क्या है? आयात पत्तन है। कोई भी सामान यहाँ से दूसरे देश को भेजा जा रहा है तो उसको निर्यात कहते हैं।
तो निर्यात पत्तन है मार्मुगांव, जहाँ से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। तो देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात यहीं से किया जाता है, मार्मुगांव बंदरगाह से। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। यह एक एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। कैसा है? एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है काकीनाडा बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य एवं 10 छोटे बंदरगाह हैं। पहला विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पत्तनगाह है, गहरा पत्तन है। तो सबसे पुराना कोलकाता, सबसे बड़ा मुंबई और सबसे गहरा विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश का है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस महापत्तन का औपचारिक उद्घाटन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो लॉर्ड विलिंगटन द्वारा किया गया था। इस महापत्तन के प्रवेश के उत्तर में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। इस महापत्तन में जब आप प्रवेश करेंगे तो इसके उत्तर में डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जो इसे पूर्वी तट पे प्रायः आने वाले चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? जब पूर्वी तट पर चक्रवात आता है तो ये डॉल्फिन नोज जो पहाड़ी है विशाखापत्तनम बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। मछलीपट्टनम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संबंधर से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होता है। तो सर्वाधिक लाभ किस बंदरगाह से होता है आंध्र प्रदेश को? तो कृष्णापट्टनम से होता है। ऐसे याद रख लेंगे कि रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए, जो कृष्णा जी हैं किसी के पास रहेंगे सबको लाभ रहेगा। तो कृष्णा से कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है तथा इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के भाग भी आते हैं। जो पृष्ठ प्रदेश है इसका जो है केंद्रीय और दक्षिणी प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में आता है। इसका जो उत्तरी वाला पोर्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक में भी आता है। चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई का तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो चेन्नई जो बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पहला कौन सा है? मुंबई है, मुंबई बंदरगाह है। दूसरा बड़ा हो गया कौन? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई है। तो याद रखना है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है। तो भारत को जो कोयला को संचालित करने वाला बंदरगाह है वो 12वां बंदरगाह है और चेन्नई के निकट उसको एन्नौर में बनाया गया है, वहाँ से होता है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। निगमित बंदरगाह कौन सा? एन्नौर, जो कि चेन्नई या तमिलनाडु में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित तूतुकुड़ीन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अल्लेपी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो याद रखना है कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और अल्लेपी बंदरगाह केरल राज्य में है। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस जो कि कौन कौन से बंदरगाह से मिलते हैं? प्राकृतिक गैस मतलब LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दहेज गुजरात में है। 5 तरल प्राकृतिक गैस कहाँ से मिलता है ये बताया गया है, ना कि बंदरगाह। तो दहेज जो कि गुजरात में है, हजीरा गुजरात में है, कोच्चि केरल में है, दाभोल महाराष्ट्र में, यहाँ से प्राकृतिक गैस मिलता है, पारादीप उड़ीसा में है। ये 5 ऐसी जगह है जहाँ से प्राकृतिक गैस मिलता है। 2 जगह गुजरात का है, दहेज और हाजीरा, कोच्चि केरल, दाभोल महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा। अगला पॉइंट है पोत प्रांगण वह स्थल है जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। तो पोत प्रांगण कैसा स्थान है? यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण होता है और जहाज़ों का मरम्मत होता है। इस दृष्टि से कोचीन या कोच्चि शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। ये केरल में है। यहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत होता है। ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। शिपयार्ड मतलब जहाज़ें जहाँ रुकती हैं मरम्मत होने के लिए और निर्माण होने के लिए, उस स्थान को शिपयार्ड कहा जाता है।
तो एक सबसे बड़ा कहाँ है, केरल के कोच्चि में। वर्ष 1972 में इसे भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। 1972 में भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग में अवस्थित है। अलंग कहाँ है, गुजरात राज्य के भावनगर में है। जहाज को तोड़ना है, जहाज खराब हो गई है, उसको तोड़ना है, तो अलंग में होता है। अलंग कहाँ है, गुजरात के भावनगर में है। मुंद्रा पत्तन गुजरात राज्य में है। मुंद्रा पत्तन कहाँ है, गुजरात में है। भारत में दमन, जंजीरा और रत्नागिरी की अवस्थिति पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर दमन बंदरगाह, जंजीरा बंदरगाह, रत्नागिरी बंदरगाह है। कारिकल पुडुचेरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कारिकल। ज्वार भाटा महासागरों की महत्वपूर्ण घटना है। महासागरों में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है, ज्वार भाटा का आना, जिसका मानव तथा पर्यावरण के घटकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से। मत्स्य उद्योग, जहाजों को अभीष्ट स्थान पर पहुंचाने, विद्युत उत्पादन आदि में ज्वारीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। ये कहाँ पर है, गुजरात में है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। तो खुला सागरीय बंदरगाह कौन होगा, जो जलीय पोत तट से दूर है। जो जलीय पोत है वो तट के किनारे है, वो जलीय पोत तट से दूर पर है, दूर पर है, सागर में ही वो क्या होते हैं, लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पत्तन कहाँ पर है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में, जहाँ तट को दूर समांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया जाता है। तट से दूर समांतर, तट से दूर है लेकिन उसी के सिमिलर स्थान पर है, वहाँ पर जहाजी घाटों का निर्माण किया जाता है। इसी को खुला सागरीय बंदरगाह कहा जाता है। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। तो बाह्य पत्तन कौन सा होता है, वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित होते हैं, गहरे जल भाग में स्थित होते हैं। और मुख्य पत्तन का वो सहायक पत्तन होता है, जो मेन बंदरगाह या पत्तन होता है उसकी सहायता करता है गहरे जल में स्थापित होकर के। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है, हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर है। तो कैसा होगा हल्दिया बंदरगाह, ये गहरे जो है जल में बना होगा। गहरे जल में बने वाले को ही क्या कहा जाता है, बाह्य पत्तन कहा जाता है। भारतीय नौवहन निगमन की स्थापना 1961 में हुई है। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय नौवहन निगमन, इसकी स्थापना 1961 में हुई है। स्थापना 1961 में हुई है। सेतु समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव है सेतु समुद्रम परियोजना, मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य को जोड़ने का काम। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। जो बंगाल की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है, इनके बीच 167 किलोमीटर समुद्री मार्ग के पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है, 111 है। राष्ट्रीय जल मार्ग की बात किया जा रहा है। जल में बनाए गए मार्ग की संख्या कितनी है, 111 है। गंगा नदी के इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सा है, इलाहाबाद प्रयाग से हल्दिया तक गया है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। देश के अंदर ही, आंतरिक मतलब अंदर ही, देश के अंदर ही सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, प्रयागराज से हल्दिया है। 1620 किलोमीटर है, 1986 में बनाया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये कहाँ जाती है, सदिया से धुबरी जाती है, 891 किलोमीटर है। इसे वर्ष 1888 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम जाती है, 205 किलोमीटर लंबा है। इसे वर्ष 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 वजीराबाद विजयवाड़ा
भद्राचलम, राजमुंद्री एवं काकीनाडा से पुडुचेरी तक 1078 किलोमीटर है। अब संशोधित कर दिया गया, लंबाई कितना हो गया, इसकी दूरी 2890 किलोमीटर लंबा हो गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर जो कि उड़ीसा में है, धमरा जाती है। जीवनखली से चरबतिया, चरबतिया से धमरा, मंगलगढ़ी से पारादीप तक 623 किलोमीटर ये लंबा है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान राष्ट्रीय अंतर्देशीय देश के अंदर ही नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। इसका संस्थान कहाँ पर है? बिहार की राजधानी पटना में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। अंतर्देशीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5 के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न परियोजनाएं, जैसे गंगा नदी पर परियोजना बनाना है, ब्रह्मपुत्र पर, पश्चिमी तट नहर पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी सहित काकीनाडा व पांडुचेरी एवं ब्रह्मणी नदी, पूर्वी तट नहर पर, मताई नदी व महानदी, डेल्टाई नदियां जो है भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। तो याद रखना है कि जो अंतर्देशीय नौवहन संस्थान बनाया गया बिहार की राजधानी पटना में, इसकी स्थापना 2004 में की गई है। जो अंतर्देशीय देश के अंदर जो जलमार्ग बनाए गए हैं, 1 से लेकर के 5 तक ही जलमार्ग है। इन जलमार्गों का रखरखाव करने के लिए, रेख देख करने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। ये यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी नदी है जिसको अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित करता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान सरकार से जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह मनुष्य द्वारा बनाया गया देश के अंदर जो बंदरगाह है उसको विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है राजस्थान सरकार से जालौर में। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के साथ एक चैनल का विकास करके अरब सागर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। कच्छ की खाड़ी से एक चैनल का विकास होगा और यह अरब सागर को जोड़ेगा। मोरी क्रीक से जालौर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मोरी क्रीक से जालौर जो कि राजस्थान में, इसको जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाएगा। भारत के प्रमुख शिपयार्ड जहाँ पर जहाज़ें, पानी की जहाज़ें रुकती हैं, वहाँ उनकी मरम्मत होती है, नई जहाज़ें का निर्माण किया जाता है। तो उसमें कौन है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कोलकाता में है जो कि पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल में है तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में अवस्थित है। यहाँ पर नई जहाज़ें, पानी की जहाज़ें बनती हैं और उनकी मरम्मत होती है। अगला पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य है। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है उसका सदस्य भारत भी है और शुरुआत से ही इसकी पारिषद में शामिल है। नागरिक उड्डयन प्रखंड के 3 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? नियामक, ढांचागत और परिचालन। भारत में हवाई परिवहन सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में है, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय उड्डयन कंपनी लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया और उसकी अनुषंगी एयर इंडिया चार्टर्ड लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एक्सप्रेस आदि है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन DGCA की एक इकाई के रूप में जनवरी 1978 में हुआ था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार के लाने के लिए फुर्सतगत रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। इसका काम क्या है? उड़ान के स्तर को व्यावसायिक और पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दूर दराज के क्षेत्रों सहित देशों के कोने कोने में हवाई अड्डे का निर्माण में अग्रणी है। तो जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ये क्या करता है? दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के कोने कोने में हवाई अड्डे का निर्माण करता है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण अप्रैल 1995 में ये अस्तित्व में आ गया था। भारत में निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम कोचीन विमानपत्तन है। तो निजी हिस्सेदारी वाला
कौन सा विमानपत्तन है? कोचीन विमानपत्तन केरल में है। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा 20 मई 1999 में किया गया था। यह पत्तन केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोच्चि से 26 किलोमीटर दूर नेडुम्बसरी में स्थित है। केरल की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? कोच्चि। तो पूछा जा सकता है कि केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोच्चि है। कोच्चि से 26 किलोमीटर दूर पर है कोचीन विमानपत्तन, और कहाँ पर है? नेडुम्बसरी में स्थित है। अब चलिए मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखो, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, पंजाब अमृतसर में है, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, वाराणसी, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, गोवा, बेंगलुरु, मंगलुरु, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोयम्बटूर। इन सभी जगहों पर ये सब क्या है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची देखते हैं। कितनी सूची है? यहाँ पर 29 सूची दिया गया है। और एयरपोर्ट का नाम देखते हैं। अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, वाराणसी, विजयवाड़ा, कुशीनगर, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, मंगलुरु, कोचीन, हैदराबाद, कन्नौज, शिरडी। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची है। अपने भारत में इतने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं भारत में। अब देखते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण महाविमानपत्तन कौन कौन से हैं भारत में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। कैंपगोवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ पर है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह में से संबंधित है? तो मालाबार तट क्या है? मालाबार तट में कोचीन बंदरगाह है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है क्या? हाँ, राइट है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसको हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा है, अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, ये भी राइट है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, सिल्टेशन को रोकता है क्या? ये भी राइट है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। तो चारों सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। इस जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पोत प्रांगण क्या होता है? जहाँ जहाजी को तोड़ा जाता है, निर्माण किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। तो ये कहाँ पर है? आज के समय में गुजरात में है। पर ये क्या हो गया है?
इस क्वेश्चन 2003 के अकॉर्डिंग में कोच्चि में है और ये ऑप्शन में गुजरात में नहीं है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो कोचीन केरल में है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, चित्र दिया गया है और भारत का मैप दिया गया है और 1 2 3 4 से अंकित स्थान किए गए, बताना है कहाँ पर ज्वारीय पत्तन का निर्देशन होता है। तो ज्वारीय पत्तन कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल कोलकाता बंदरगाह पर आता है, पारादीप उड़ीसा वाले बंदरगाह पर आता है, कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में है वहाँ पर आता है, कांडला जो कि गुजरात में, वहाँ पर भी ज्वारीय आता है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। अगला है, भुज से 48 किलोमीटर दूर पर है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तनगाह नहीं, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा है, इसलिए पहला वाला ही गलत है। कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह सही है। जवाहर नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है जो कि मुंबई में है, ये भी सही है। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, ज्वारीय पत्तन है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? पहला वाला गलत है। अगला देख लेते हैं, कौन सा भारत बंदरगाह के पूर्वी तट का नहीं है? तो पूर्वी तट में देखो चेन्नई है, कांडला गुजरात में, तो ये पश्चिमी तट पर है, पूर्वी तट पर नहीं है, गलत हो जाएगा। तुतीकोरिन तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में है। तो कौन सा नहीं है? कांडला नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? तो पारादीप जो कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, तो इन्हीं दोनों के बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, तो पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। कोलकाता और विशाखापत्तनम के भार को कम करने के लिए बनाया गया था पारादीप बंदरगाह। अगला है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? तो पारादीप उड़ीसा के तट पर, पारादीप इसलिए कि पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में ये। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप है, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह पारादीप है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वरना कौन सा है? विशाखापत्तनम जो कि है, विशाखापत्तनम की सबसे गहरा है। मार्मुगांव बत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में है। मार्मुगांव जुआरी नदी के मुहाने पर है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो हल्दिया उड़ीसा में है, हल्दिया उड़ीसा में है, सही है। पारादीप पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया उड़ीसा में नहीं है, गलत है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा में है। कांडला गुजरात में, ये सही है। मार्मुगांव गोवा में है, ना कि कर्नाटक में है। तो सही कौन सा है? सी ऑप्शन जो कि सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। यहाँ पर क्या होता है? ये कैसा बंदरगाह है? ये भारत का प्रमुख आयात बंदरगाह है जो कि 2014-15 में कांडला पत्तन ने सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार का वहन किया था, दोनों का किया था। अगला है, मानचित्र दिया गया है, पौंडीचेरी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के ABC और D से चिन्हित किया गया है। बंदरगाहों को नामों से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कौन से बंदरगाह हैं? देखो यहाँ पर ABCD दिया गया है, तो देखो माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। तो डी पर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। डी पर क्या है? पुडुचेरी। डी पर क्या है? पुडुचेरी, जो कि चौथा बनेगा हमारा। देखो चौथा इसमें है, इसमें है और इसमें है। और बी पर कौन सा है? बी पर है, बी पर हो जाएगा माहे। तो बी पर कौन सा हो जाएगा? माहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए पर माहे है जो कि केरल में है, बी कराईकल है, सी पुडुचेरी है, डी यनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह जो कि चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहला मुंबई वाला है, तथा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यह एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। तो कौन सा है? चेन्नई।
तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ओ सॉरी, कृत्रिम बंदरगाह नहीं, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कहने का मतलब कि ये चेन्नई बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, ये कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। पर कांडला, पारादीप, मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तो सबसे जो बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, दूसरा चेन्नई बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चेन्नई नहीं है, चेन्नई कृत्रिम है। कोच्चि है, तूतीकोरिन नहीं है, जो कि तमिलनाडु में विशाखापत्तनम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। कोच्चि और विशाखापत्तनम ये क्या है, जो है क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पूर्वी तटीय बंदरगाहों की स्थिति 1 से 4 तक दर्शाई गई है। पहचानना है कौन सा बंदरगाह कौन से स्थान पर है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। जो पहले वाला स्थान है यह तमिलनाडु है, यहाँ तूतीकोरिन क्या है, बंदरगाह है। ये चेन्नई बंदरगाह है। और तीसरा वाला ये मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद ये विशाखापत्तनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम, ये सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, चिन्हित किया गया है और बताना है यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है। ए ऑप्शन पर कौन सा बंदरगाह है बताना है। तो ए ऑप्शन कहाँ पर दर्शाया गया है? ए ऑप्शन दर्शाया गया है गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा जो है गुजरात में कौन सा है? गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? जैसे कि वेरावल है, और क्या है, ये वेरावल बंदरगाह वहीं पर है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद यहाँ पर है कारवार बंदरगाह। उसके बाद ये चौथा पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर है तो ये तूतीकोरिन है, सी वाला ऑप्शन तूतीकोरिन तमिलनाडु पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरावल गुजरात में है, कारवार कर्नाटक में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में जो सी ऑप्शन पर है, और डी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना है कि कौन सा जो है बंदरगाह किस राज्य में है, किस स्थिति में है। तो वेरावल गुजरात में है, कारवार कर्नाटक, तूतीकोरिन तमिलनाडु, काकीनाड आंध्र प्रदेश। अगला है कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह काकीनाड है। काकीनाड, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम ये सब बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला दिया गया है कि मानचित्र में और इसको बताना है, बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है। नदी के तट पर बंदरगाह बनाया गया है। तो नदी के तट पर बंदरगाह कौन सा बनाया गया है? हम लोगों ने पढ़ा था, हुगली नदी के तट पर बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह। तो इस देखो चौथा वाला ऑप्शन कहाँ लिखा है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लिखा गया है। तो इसका आंसर चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो कोच्चि, पारादीप और कोलकाता बंदरगाहों को दिखाया गया है, और कांडला बंदरगाह को, ये कांडला है, ये कौन सा है? कोच्चि है, और यहाँ पर पारादीप है, और ये कोलकाता बंदरगाह है। तो इन चारों में से कौन सा नदी के तट पर है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है। तो कांडला बंदरगाह पर LNG टर्मिनल नहीं है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं है। कहाँ कहाँ पर है? हम लोगों ने पढ़ा था, गुजरात की 2 जगह में है, दाहेज और हजीरा में है, कोच्चि जो कि केरल में है, दाभोल महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट बन जाता है कन्याकुमारी में। अगला है, सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 167 किलोमीटर है, हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो अप्रमुख बंदरगाह दाहेज है, जो कि गुजरात में है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं।
कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतुकुड़ीन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मार्मुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको नावा सोवा भी कहा जाता है, एन्नौर और कांडला पोर्ट कहा जाता है। दहेज कहाँ पर है? गुजरात के भड़ौस जिले में है, जो साफ मौसम में कार्य करने वाला एक छोटा सा पोर्ट है। तो ये आप प्रमुख हो जाएगा। अगला दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, पारादीप उड़ीसा में है, तूतुकुड़ीन तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। कौन सा समुद्री बंदरगाह किस राज्य में है? अलेप्पी बंदरगाह केरल में है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह से सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश को लाभ होता है, इसलिए कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो वो है मुंबई में जो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो कि कोलकाता बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो भारत का 13वां बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। 12 हो चुके, 13वां का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में जो है स्थापित किए जाने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के दहानू के निकट वधावन में है। इसकी लागत कितना है? 65,544.54 करोड़ रुपए है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया जाती है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। 1986 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया के मार्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो वही है फ्रेंड्स, गंगा या भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। ये क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया को कोलकाता से। ये इसमें देखो, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है क्या? नहीं, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। हल्दिया से कोलकाता दे दिया जोड़ता है क्या? हाँ जोड़ता है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड, सी ऑप्शन, हाँ हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देश के अंदर सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया जो जलमार्ग है वही है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ने वाला मार्ग है केरल तटीय नहर जलमार्ग, इसलिए कि कोट्टापुरम और कोल्लम कहाँ है? केरल में है। अगला है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय देश के अंदर ही जो नौवहन चलती है उसका संस्थान बिहार की राजधानी पटना में है। 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई के निकट पर ये बनाया गया है, जहाँ से ये प्रमुख कोयलों को संचालित करता है और 12वां प्रमुख पत्तन है। चेन्नई के निकट एन्नौर में बनाया गया था। यह देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है एन्नौर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1950 में किया गया था। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने तथा कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के कारण यहाँ बंदरगाह की जरूरत की महसूस होने लगी, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। तो कराची बंदरगाह कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। देखो, जामनगर नहीं है, ओखा, पोरबंदर, अलंग, बेदी, भावनगर, दाहेज, जफराबाद, मांडवी, मुंद्रा, नवलाई,
सूरत और वेरावल गुजरात के मुख्य बंदरगाह कस्बे हैं, जबकि जामनगर गुजरात का कस्बा नहीं है और इसकी अवस्थिति तट से दूर है। इसलिए क्या है, ये प्रमुख बंदरगाह का कस्बा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय कौन सा नहीं है? तो बेंगलुरु जो है पोताश्रय नहीं है। कांडला गुजरात में है, कोचीन केरल में है, मैंगलोर कर्नाटक में प्रसिद्ध पोताश्रय, जबकि कर्नाटक स्थित एक स्थलबद्ध नगर है। स्थलबद्ध मतलब चारों तरफ से जमीन है, पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो बंदरगाह तो होगा ही नहीं। तो बेंगलुरु क्या है? बंदरगाह नहीं है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह क्या होता है? जो बंदरगाह से कुछ दूर पर बनाए गए होते हैं, तो वो क्या होते हैं? खुला बंदरगाह होते हैं, जहाँ जलीय पोत दर तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पत्तन चेन्नई है, जहाँ तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण करता है। तो ये चेन्नई है। तो ये कैसा हो जाएगा? खुला सागरीय बंदरगाह हो जाएगा। तो खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो बाह्य पत्तन का मतलब क्या होता है? जो बंदरगाह से समुद्र के अंदर दूर, समुद्र के अंदर ही बंदरगाह से काफी दूर स्थिति पर बनाया जाए और गहरे जल में बनाया जाता है, उसे बाह्य पत्तन कहा जाता है। तो ये जो हल्दिया है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ये क्या है? बाह्य पत्तन है। ये कोलकाता बंदरगाह से 90 किलोमीटर दूर पर यह बनाया गया है, गहरे जल पर। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना। एक तरफ शिपयार्ड और राज्य दिया गया है। तो मझगांव डॉक्स कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कोचीन कहाँ पर है? ये केरल में है। गार्डन रीच कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि गार्डन रीच कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव महाराष्ट्र, कोचीन केरल में है। ये क्या है? शिपयार्ड है। यहाँ पर जहाज़ें, पानी की जहाज़ें रुकती हैं, उनका मरम्मत होता है और नई भी बनाई जाती हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? इसका डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित कहाँ पर है? रांची में है। जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, पश्चिम बंगाल में है। इसका जो डीजल इंजन बनता है वो रांची में बनाया जाता है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सार्वजनिक सीमित कंपनी से के स्वामित्व वाला है, ये भारत का सबसे पहला विमानपत्तन है सार्वजनिक वाला। तो कोचीन विमानपत्तन है, जो कि ये कहाँ पर है? केरल में है। भारत का सबसे पहला विमानपत्तन है जो सार्वजनिक है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये अमृतसर पंजाब में है, राजा सांसी हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमृतसर पंजाब में है। अब इसको श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। यह हवाई अड्डा अमृतसर अजनाडा रोड पर राजा सांसी गांव के निकट में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है? कारिकल। कारिकल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? कारिकल पुडुचेरी में है, जो कि पुडुचेरी पूर्वी तट पे पड़ता है। देखो दमन गुजरात में है, जंजीरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो गुजरात में अलंग स्थान पर स्थित है। जहाज को तोड़ने का यार्ड कहाँ पर है? सबसे बड़ा गुजरात में है। और गुजरात के किस जिले में है? भावनगर के अलंग में है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया था? तो मुंबई बंदरगाह के बाद नहावा सोवया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था। अगला है, ये मुंबई बंदरगाह के पूर्व में बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसको नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है। कितना है? 5 कंटेनर टर्मिनल को जो है संचालित करती है। तो सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग है और कितने हैं? 5 कंटेनर टर्मिनल है।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल या नहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नहावा सोवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड है। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो किसने लगाया था? राजस्थान। जो एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़ने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय मनुष्य द्वारा बनाए गए देश के अंदर ही बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है, तो राजस्थान सरकार ने लगाया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो पोताश्रय इसमें से कौन सा नहीं है? बेंगलुरु नहीं है, बेंगलुरु बी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। मार्मुगांव गोवा में है, राइट है। पारादीप उड़ीसा में है, मंगलुरु कर्नाटक में, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है। मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो जो पन्ना है ये क्रियाशील नहीं है, खजुराहो है, जबलपुर है, ग्वालियर भी है, पर पन्ना नहीं है। दिए गए विकल्पों में पन्ना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं, इसके अतिरिक्त खंडवा सतना के हवाई अड्डे भी क्रियाशील नहीं है। खंडवा और सतना जिले के भी हवाई अड्डे क्रियाशील नहीं है। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर एवं ग्वालियर क्या है? ये क्रियाशील हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकार किया? तो जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, इस कुशीनगर हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया है और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है 2020 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।